तुम कौन हो? मैंने पूछा। आखिर तुम हो कौन? क्लॉड गुस्से में अथनेसिया पर चिल्लाता है और बिस्तर से बाहर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसकी टांगें अचानक जवाब दे देती हैं। कमजोरी के कारण वो लड़खड़ा जाता है। तुरंत अथनेसिया आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेती है, उसे संभालने के लिए, लेकिन उसका ये स्पर्श क्लॉड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो झुंझलाकर तेज आवाज में पुकारता है, फेलिक्स। अब जाकर फेलिक्स और लिली देखते हैं कि क्लॉड जाग चुका है। फेलिक्स की आंखों में राहत उमड़ आती है। वो लगभग दौड़ता हुआ क्लॉड के पास पहुंचता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। महाराज, आप जाग गए। मैं कितना खुश हूं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्लॉड उसकी इस घबराई हुई चिंता को देखकर उलझन में पड़ जाता है। वो सपाट बेरुखी भरे स्वर में कहता है, क्या तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं 10 साल से सोया पड़ा था? और तुम एक ही रात में इतने बूढ़े कैसे हो गए? उसके शब्दों में न मजाक है न चिंता, बस ठंडी उदासीनता। फेलिक्स और भी हैरान हो जाता है। वो यहाँ अपनी जान सूखी गले में अटकी चिंता लेकर खड़ा है और क्लॉड मानो कुछ हुआ ही ना हो। महाराज, आपको क्या लगता है ये सारी झुर्रियां मुझे किसने दी हैं? आपकी चिंता करते करते। और ये कोई एक रात नहीं थी, आपको बेहोश हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। ये सुनते ही क्लॉड की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी लंबी अवधि के लिए होश खो चुका था। बकवास, वो ठंडे स्वर में कहता है। फिर उसकी नज़र सीधे अथनेसिया पर जाती है। और तुम्हें किसने इजाज़त दी कि दूसरे लोगों को मेरे कक्ष में मेरी अनुमति के बिना घुसने दो? माफ़ कीजिएगा महाराज, फेलिक्स घबराकर झुकता है। मुझे कैसे पता होता कि आप अकेले रहना चाहते थे और राजकुमारी को यहाँ नहीं चाहते? लेकिन राजकुमारी बहुत चिंतित थी, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। नहीं, अथनेसिया धीरे से सोचती है। वो इसका मतलब नहीं था। अब वो साफ महसूस कर सकती है, क्लॉड के साथ निश्चित रूप से कुछ बहुत गलत है, और उसके अगले शब्द उसके इस डर की पुष्टि कर देते हैं। तुम आखिर हो कौन? मुझे पता है, तुम कोई हत्यारी नहीं हो, क्योंकि मेरी जादुई बाधा में बुरी नीयत से घुसने वाला टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन मेरे कक्ष में ऐसी छोटी लड़की को भेजना, क्या ये मॉन्ट बर्के का वो बूढ़ा कुत्ता है या रेचल का वो पागल आदमी? जो भी है, वो जरूर पूरी तरह सनकी होगा। उस हरामजादे को मेरे सामने लाओ और उससे स्वीकार करवाओ। सन्नाटा। कमरे में एक भयावह चुप्पी छा जाती है। फेलिक्स स्तब्ध रह जाता है। लिली का शरीर कांप उठता है। वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि क्लॉड ने अभी क्या कहा। महाराज, फेलिक्स कांपती आवाज में पूछता है, क्या आप राजकुमारी के बारे में बात कर रहे हैं? राजकुमारी? भौं से कोड़ता है। कौन सी राजकुमारी इतनी लापरवाह होगी कि मेरे कक्ष में घुस आए? महाराज, लिली सांस रोकते हुए बोलती है, आहत कांपती अथनेसिया को थामे। क्या ये हो सकता है कि आप राजकुमारी को पहचान नहीं पा रहे हैं? लेकिन नहीं, क्लॉड न तो फेलिक्स को पहचानता है न अथनेसिया को। महाराज, फेलिक्स हड़बड़ाकर समझाने की कोशिश करता है। राजकुमारी अथनेसिया आपकी इकलौती संतान है, आपका अपना खून। आप अभी अभी जागे हैं, शायद भ्रम में हैं। लेकिन क्लॉड की आंखों में कोई पहचान नहीं झलकती। फेलिक्स, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी कभी कोई संतान नहीं थी, और ऐसी नाजुक तो बिल्कुल नहीं। चारों ओर स्तब्धता फैल जाती है। अथनेसिया आखिरकार बोलती है, हालांकि उसकी आवाज टूट जाती है। पापा? मरना चाहती हो क्या? क्लॉड झिड़क देता है। तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें कोई अंदाजा भी है? हाँ, मैं मानता हूं कि तुम शाही खून की हो, तुम्हारी आंखें नीली हैं। तो फिर अगर मैं तुम्हारी आंखें निकलवा दूं तो क्या तुम ये बकवास करना बंद कर दोगी? उसकी आवाज़ अथनेसिया की सबसे गहरी असुरक्षाओं पर सीधा वार करती है। क्या होता है जब आपका अपना पिता आपसे नफरत करने लगे? क्या कभी, अथनेसिया सोचती है, पापा ने मुझसे इस तरह बात की थी? उसका दिल धीरे धीरे टूटने लगता है। उसी पल क्लॉड की नज़र अथनेसिया के भीतर बहती नीली मना पर पड़ती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी अपनी। वो अचानक खड़ा हो जाता है। मेरी मना उसके अंदर क्यों है? ओह! बीच वाक्य में ही वो जोर से खांसता है। खून उसके मुंह से निकल आता है। उसका दिल तेज दर्द से सिकुड़ जाता है। महाराज, फेलिक्स उसे थामने दौड़ता है। लिली तेजी से शाही चिकित्सक को बुलाने भागती है और अथनेसिया, वो वहीं जमी रह जाती है।
क्लॉड की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। वो सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगता है। अथनेसिया कांपने लगती है, आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये स्पष्ट हो जाता है, क्लॉड को स्मृति लोप हो गया था। क्लॉड अथानसिया को जीवनदान देता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने बालों की एक भी लठ महल से बाहर नहीं जाएगी। अगर तुम एक बार भी मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अथानसिया को महल में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। जब अथानसिया होश में आती है, लिली धीरे से कहती है, राजकुमारी, मुझे आपको एक बात बतानी होगी। जिस दिन से आप और महाराज के चारों ओर मना शांत हुआ है, उस दिन के बाद रेवन को किसी ने नहीं देखा। लुकास ने कभी कहा था कि एक दिन रेवन पूरी तरह अथानसिया में समाहित हो जाएगा, और अब वो दिन आ चुका था। रेवन हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अथानसिया अपने घुटनों को सीने से लगा लेती है। उसकी भावनाएं बिखरी हुई हैं। क्या मैं अब तक बहुत भोली थी? क्या मैं अस्वाभाविक रूप से ज्यादा खुश थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि चीजें एक एक करके गायब होती जा रही हैं, जैसे मेरी सबसे कीमती चीजें मुझसे छीनी जा रही हों। तुम कई दिनों से एक ही बात दोहरा रहे हो फेलिक्स। क्लॉड थके हुए स्वर में अपनी गर्दन मलता है। ये कैसा बीमार मजाक है? ये सच है महाराज। फेलिक्स फिर कोशिश करता है। वो आपकी बेटी है। फेलिक्स, क्लॉड चिड़चिड़ा कर काटता है। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। मैं अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहा। लेकिन फेलिक्स उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी बात बीच में रोकते हुए। आप इसलिए ठीक नहीं हैं क्योंकि आपने राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। जब मैं आपको थामे हुए था, तब भी आपने मेरा हाथ झटक दिया और उस मना तूफान में घुस गए थे, सिर्फ राजकुमारी के लिए, है ना? फेलिक्स भ्रमित, अवाक क्लॉड पर चिल्लाता है, और यहीं कहानी और भी गहरे अंधेरे में डूबने लगती है।